तो हेलो गाइस, ये वीडियो पैनिक अटैक्स पे, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के डिफरेंट टाइप्स को कवर करूंगा। पहले फोबिया से हमने स्टार्ट करा, अब ये वीडियो पैनिक अटैक्स पे। तो पैनिक अटैक के बारे में यार जानना क्यों ज़रूरी है? देखो, पैनिक अटैक के केस में एक बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। जो पैनिक अटैक एक्सपीरियंस करते हैं ना, उनको कोई ट्रिगर नहीं मिलता, कि उनको कोई पता नहीं, क्लू नहीं मिलता कि इस सिचुएशन में हमें आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। वो बहुत फियरफुल रहते हैं। और पैनिक अटैक किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, वो किसी ट्रिगर से नहीं आता। जैसे फोबिया के केस में हमें एक ट्रिगर होता है, स्पाइडर दिख गया, लिजर्ड दिख गया, क्लोज स्पेसेस है, तो इन सब में फोबिया हो जाता है। लेकिन पैनिक अटैक के केसेस में कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए पैनिक अटैक्स को समझना जरूरी है। आपके आसपास किसी को पैनिक अटैक आ जाए तो आप क्या करें, कैसे करना है, कैसे कंसोल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम उस डीप में नहीं जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज वो हमारी स्पेशलिटी नहीं है। हम पैनिक अटैक को समझेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली, कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो और आप थोड़े अवेयर हो पाए, और किसी में अगर है तो उनको आप बोल पाए कि यार आप साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाओ, बताओ। तो पैनिक अटैक्स को स्टार्ट करते हैं। देखो, पैनिक अटैक में बॉडी हमारी पूरी नम हो जाती है, ठीक है, नम हो जाती है, और बहुत इंटेंस फील भी होता है अंदर से, मतलब बहुत एकदम रेज सी फील होती है, एंग्जाइटी की। बॉडी में हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक अनईजी फीलिंग होती है। और जिसको पैनिक अटैक एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि वो मरने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ डाइंग, ठीक है। जिसको पैनिक अटैक एक्सपीरियंस होता है उसको ऐसा लगता है वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले उस सिचुएशन में, बट वो होता नहीं है, बट थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही लगता है। तो ये हमारा पैनिक अटैक हो गया ओवरऑल। पैनिक अटैक के अब किस चीज को समझना जरूरी है, कॉजेस को समझना बहुत जरूरी है पैनिक अटैक्स के। तो बैरलो करके हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1988 और 89 में कई सारी स्टडीज दी पैनिक अटैक्स पे। उस पैनिक अटैक पे उसको हम डिस्कस करेंगे। बाद में एक मॉडल भी है बैरलो का, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बायोलॉजिकल कॉजेज डिस्कस करता हूँ। बायोलॉजिकल हमारे ब्रेन में क्या क्या चीजें होती है जिस वजह से हमें पैनिक अटैक्स आता है। तो पहले हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंस को, और मतलब हेरिडेटरी इन्फ्लुएंसेस को। तो बैरलो ने अपनी एक स्टडी में देखा कि जैसे फोबियाज में हमने देखा था, पैनिक अटैक में भी ये केस था कि यार जिनको पैनिक अटैक आता है ना, देखा गया कि उनके 50% रिलेटिव्स भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में पैनिक अटैक से गो थ्रू करा होता है। उन्होंने भी 50% रिलेटिव्स ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पैनिक अटैक से गो थ्रू किया होता है। और एक और स्टडी है रायमन एट अल की, रायमन एट अल, इन्होंने भी 1988 में स्टडी दी। इन्होंने देखा, पीईटी स्कैन करा उन लोगों का, उन लोगों के ब्रेन का जिनको पैनिक अटैक आया, और देखा यार उनके केस में बहुत बड़ी सिचुएशन है। वो ये है कि वो उनका ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में भी बहुत अलग रिएक्ट करता है। मतलब एंजाइटी इतनी ज्यादा है बॉडी में कि नॉर्मली भी वो अलग ही उनका ब्रेन रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है नॉर्मल कंडीशन में भी। ये एंजाइटी वालों का, ये पैनिक अटैक वालों का ब्रेन है, और ये नॉर्मल लोगों का ब्रेन है। तो देखा गया अंडर नॉर्मल कंडीशन, एज आई एम सेइंग, वो उनका ब्रेन अलग ही रिएक्ट कर रहा है, बहुत एंशियस रिएक्ट कर रहा है, जैसे उसको नहीं करना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में। और जो इंपॉर्टेंट स्टडी है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ना टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। अगर आपको जो बायोलॉजिकल चीजें हैं वो ज्यादा अगर पसंद नहीं है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है, आप देख लो। तो गवर्नमेंट ने एक स्टडी करी 1988 में, एक स्टडी हुई, उसमें इन्होंने देखा हमारे ब्रेन में एक रीजन है लोकस कोइल्यूलियस, ठीक है, ये हमारे ब्रेन में एक रीजन है। अब ये क्या होता है, हमारा ब्रेन ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजरली तो 3 पार्ट्स में, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में बहुत सारे रीजन हो गए, प्रीफ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, बहुत सारे टेम्पोरल। अभी हम मिड ब्रेन की बात करेंगे। मिड ब्रेन में बहुत सारे हमारे एलिमेंट है, बहुत सारे हमारी चीजें। तो मिड ब्रेन में अभी हम ब्रेन स्टेम की बात करेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इधर से ऊपर से कनेक्ट होके यहाँ पे होती है, और आगे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, एमिगडाला वगैरह सारी चीज होती है। अभी खैर हम ब्रेन स्टेम में एक जो चीज है लोकस कोइल्यूलियस, ये बहुत छोटा सा एक स्पॉट टाइप एक रीजन होता है, ये ब्लू कलर का होता है, तभी इसका नाम लोकस कोइल्यूलियस। एक लैटिन वर्ड है, लोकस मतलब लोकेशन, कोइल्यूलियस मतलब ब्लू कलर, मतलब टोटल मतलब हो गया ब्लू स्पॉट। तो हमारे ब्रेन में ब्लू स्पॉट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है पैनिक अटैक्स के लिए बहुत ज्यादा। इन्होंने देखा, इन्होंने अपनी स्टडी में देखा एनिमल्स पे, जब इन्होंने इस रीजन को एक्टिवेट किया आर्टिफिशियली, तो वो जो एनिमल्स थे वो थोड़ा पैनिकी बिहेव करने लगे, ठीक है। तो इस रीजन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। इसका कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस स्टोर्ड होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोमेलेनिन, ठीक है। न्यूरोमेलेनिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पता है, नोरेपाइनेफ्राइन, नोरेपाइनेफ्राइन
अब इसका पता है कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत फोकस चाहिए, आपको फोकस सस्टेन करना है, आपको विजिलेंट रहना है, तो आपको आपके ब्रेन को नोरोपाइनफ्राइन की जरूरत पड़ती है। तो ये छोटा सा रीजन लोकस कोरूलियस ब्लू स्पॉट न्यूरोमेलेनिन से न्यूरोपाइनफ्राइन सिक्रीट करता है। ये आपकी बॉडी को क्या मदद करता है? आप विजिलेंट रहें, ठीक है, आप वेकफुल रहें, आप फोकस्ड रहें, यहाँ तक कि मेमोरी कंसोलिडेशन में भी आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है नोरोपाइनफ्राइन। बट जिन लोगों को पैनिक अटैक आता है, जिनको पैनिक अटैक का डिसऑर्डर है, उनके ब्रेन में ये रीजन ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या क्या होता है, वो उनके ब्रेन में, उनकी बॉडी में बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं। और बहुत एक्सट्रीम विजिलेंस होती है, मतलब कि अरे यहाँ गए तो पैनिक अटैक ना आ जाए, वहाँ गए तो पैनिक अटैक ना आ जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना, कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स ड्राइव करते करते आ जाता है, तो उनको अगोराफोबिया हो जाता है। अब फिर उनको लगने लगता है कि यार और किसी सिचुएशन में पैनिक अटैक ना आ जाए, तो एक्स्ट्रा विजिलेंस होगी। क्यों? जो हमारे ब्रेन का रीजन है लोकस कोरूलियस, नोरोमेलेनिन में से नोरोपाइनफ्राइन सिक्रीट कर रहा है, और ये सारी चीजें हो रही। तो ठीक है, ये बायोलॉजिकल कॉजेज थे जो आपको समझने जरूरी थे। अब हम आ जाते हैं मॉडल पे जो प्रपोज किया था अगेन बैरलो ने, जैसे मैंने बताया था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। अब ये बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव दोनों चीजों को मिक्स कर देगा, ठीक है। इस मॉडल का नाम है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। ये मॉडल हमें कहता है कि कुछ लोगों की बायोलॉजिकल और डिस्पोजिशन ऐसे होती है, बायोलॉजिकल मतलब उनकी बॉडी की बायोलॉजी ऐसी होती है कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस, इन चीजों पे थोड़े प्रोन होते हैं, ठीक है। और फिर कॉग्निटिव फैक्टर्स भी ऐसे ऐड हो जाते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स कैसे? वो उनके थॉट्स बहुत एंशियस होते हैं कि अरे यार वो फेल हो जाएंगे, उनसे ये चीज नहीं होगी, या ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, या ये चीज कैसे अचीव करेंगे, बहुत सारी और चीजें। तो ये कॉग्निटिव फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। इन दोनों के ऐड होने से क्या होता है, उनकी अगर वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, तो उनके अंदर ज्यादा चांसेस है पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सब डेवलप होने के, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होती है, जैसे जिसको पैनिक अटैक बार बार आता है, वो क्या करेगा कि उसको हर छोटी सिचुएशन में लगने लगेगा यार पैनिक अटैक ना आ जाए। मान लो किसी सोशल गैदरिंग में गए, अब उनको लग रहा है यार हमें यहाँ पैनिक अटैक ना आ जाए, तो क्या हुआ, बायोलॉजिकली तो उनकी बॉडी को आ ही रहा है पैनिक अटैक, लेकिन कॉग्निटिवली भी उन्होंने ऐसे ऐसे थॉट सोच रहे कि उनकी बॉडी अभी तक तो एंशियस नहीं थी, लेकिन क्योंकि अपनी बॉडी को फॉल्स अलार्म दे रहे हैं, सोशल गैदरिंग है, वहां पे आ रहा है नहीं आ रहा उनको नहीं मतलब पड़ता, लेकिन उनके दिमाग में उनको है कि आ सकता है, तो बॉडी क्या हो गई, अलार्म स्टेट में चले गई, आ नहीं रहा पैनिक अटैक, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को बता दिया कि आ सकता है, तो बॉडी में क्या हुआ, एंजाइटी और बढ़ गई, और अब चांसेस बढ़ जाएंगे कि पैनिक अटैक आ जाए। तो ये मॉडल था डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, बैरलो ने दिया था, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों की बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन ही ऐसी है कि उनको शायद आ सकता है, तो एटलीस्ट कॉग्निटिव पार्ट को थोड़ा सा अपना कंट्रोल करें, बेटर सोचें, या उनको मदद दी जाए, ठीक है, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि एंजाइटी या पैनिक अटैक आए ना आए, लेकिन फॉल्स अलार्म से हम अपनी बॉडी में एंजाइटी जरूर बढ़ा देते हैं कि यार ऐसा कुछ हो जाए। तो ये बेसिक चीजें थी पैनिक अटैक के बारे में, हमने डिस्कस कर ली कि पैनिक अटैक के डिफरेंट कॉजेज क्या होते हैं, और बायोलॉजिकली मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं, और डिफरेंट स्टडीज में क्या क्या देखा गया, ठीक है। और डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ गया क्या होता है। जब हम आगे और डिसऑर्डर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे ये जो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल है, ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो यार यही पैनिक अटैक्स की इतनी वीडियो थी, इतना ही समझना आपके लिए इनफ है। अगर अगेन आप में से किसी को लगता है कि पैनिक अटैक से कोई गो थ्रू कर रहा है, तो उनको किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास भेजो, कि पैनिक अटैक बहुत सीवियर थिंग है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में PTSD को डिस्कवर करेंगे, OCD को डिस्कवर करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, लेकिन आप जानोगे वीडियो के बाद कि ऐसा नहीं होता। जिनको एक्चुअल में OCD होता है उनकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो वो हम बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स की, और आगे चल के फिर जब हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, साइकोलॉजी में और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।